अस्सलाम वालेकुम। पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया अमूबा लखनऊ का कि उन्होंने हम सबको यहाँ पे दावत दी और यहाँ पे अमूबा जद्दा अमूबा जद्दा। और मुझे यहाँ पे एक बात याद आती है, मैं कोशिश ये करूँगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है और कुछ सर सैयद की बातें यहाँ पे रखी जाएँ, तो क्योंकि सर सैयद डे का जलसा है तो शायद ये बात ज़्यादा मुनासिब होगी। सर सैयद को एक बार एक जलसे में उनको ऑनर करने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने जो एक बात रखी मैं वही रिपीट करूँगा कि उन्होंने ये कहा कि आपने जो मुझे बुलाया है तो बतौर ख़ास मुझे नहीं बुलाया है, मेरे कुछ काम को आपने अहमियत दी है और इसलिए शायद मुझे बुलाया है। तो वही बात मुझे भी याद आई कि शायद आपने अगर मुझे बुलाया है तो मुझे नहीं बुलाया, मैं थोड़ी सी जो खिदमत अलीगढ़ तहरीक के लिए कर पाया हूँ शायद आपने उसके लिए बुलाया और आपने उसको इज़्ज़त बख्शी है। तो बहरहाल खैर वक्त की थोड़ी सी तंगी है, इसलिए कोशिश करेंगे कि कम वक्त में जो है यहाँ पे सारी बात हो जाए। और इतनी दूर से लखनऊ से हिंदुस्तान से आए हैं और अलीगढ़ से ज़ाहिर ताल्लुक़ है, तो एक शेर मुझे याद आता है कि चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए हैं। अच्छा, अब देखिए बात यहाँ अगर सर सैयद से शुरू होती है, जलसे सारी दुनिया में होते हैं, तो एक ये बहुत अहम सवाल है कि सर सैयद ने ऐसा क्या काम किया था। हम सब जानते हैं कि वो एमएओ कॉलेज बनाया, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुई, लेकिन क्या ये चीज़ अहमियत रखती है कि हम सब लोग अलीग हैं और सारी दुनिया में उनको सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये जलसे आज हर शहर में, हर मुल्क में, हर जगह ये हो रहे हैं। तो मैं इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हम लोग जब बात करते हैं तो सर सैयद को एज अ फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जो कहना पसंद करता हूँ, जो लिखता हूँ और जिस बात पे ख़ास जोर देता हूँ, ही इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ तहरीक। वो अलीगढ़ तहरीक के बानी थे। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि वो अलीगढ़ तहरीक है क्या। ये बहुत अहम चीज़ है जिस पे मैं यहाँ जोर देना चाहूँगा कि वो अलीगढ़ तहरीक है क्या। तो अलीगढ़ तहरीक में बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है हम सब बात करते हैं। तालीम बिल्कुल है, वो सरे फहरिस्त है। दूसरी चीज़ है सोशल रिफॉर्मेशन। सर सैयद ने सोशल रिफॉर्मेशन पे बहुत काम किया और रिलीजियस अवेकनिंग पे बहुत काम किया है। इन तीनों पिलर्स को अगर आप जोड़ते हैं तो वो जाके अलीगढ़ तहरीक होती है। और उसके अलावा उसमें बहुत छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि हम सर सैयद को एज अ फाउंडर ऑफ एमएओ कॉलेज या आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि उनके इंतकाल के 22 साल बाद ये यूनिवर्सिटी बनी। 22 साल क्यों लगे, ये बहुत अहम कहानी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा भी यहाँ कहा गया कि 30 लाख रुपए का फ़ंड चाहिए था और उनके जो रुफ़क़ा थे, बहुत बड़ी टीम थी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सर सैयद की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो सर सैयद एक हिस्टोरियन थे, सर सैयद एक जर्नलिस्ट थे, सर सैयद ने हिस्ट्री पे काम किया है, रिलीजन पे काम किया। अगर मैं अल्लामा इक़बाल, उर्दू और फ़ारसी का जो सबसे बड़ा शायर है, वो जब सर सैयद को ख़िराज अक़ीदत देता है तो वो फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ही इज़ द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉलर वो वर्क फॉर द रिवाइवल एंड द रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम। मेरी नज़र में सर सैयद की जो पूरी ज़िंदगी है, आम तौर पे हम कहते हैं कि गदर आया, गदर के बाद जो है गाज़ीपुर और मुरादाबाद का स्कूल हुआ और उन्होंने लंदन का सफ़र किया और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को स्टडी की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी। आम तौर पे यही स्क्रिप्ट जो है मैं बचपने से सुन रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। अच्छा, ये बात शुरू कैसे हुई, मैं उस मिसिंग लिंक पे आता हूँ। 2018 में मुझे एक तरह से कहना चाहिए कि ये समझ में आया कि थोड़ा बहुत मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ था, अल्लाह ने थोड़ा शऊर दिया, तो कुछ ऐसा हो कि अलीगढ़ तहरीक के ऊपर कुछ काम किया जाए। तो उसमें तकरीबन मैंने 3 साल लगाए और डिस्कवरिंग एएमयू के नाम से मेरी एक किताब, छोटी सी किताब है, अल्लाह ने काम करा दिया, 2 वॉल्यूम में कॉफ़ी टेबल बुक है, वो आई उसको। लेकिन जब मैंने काम किया, क्योंकि यहाँ पे अहले अलीगढ़ मौजूद है, मैं एक बात सामने रखना चाहूँगा कि जब मैंने काम किया, प्राइमरी सोर्सेज को देखा तो अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन एक अफसोस भी बहुत हुआ कि हम लोगों ने, अहले अलीगढ़ ने सर सैयद को आज तक डॉक्यूमेंट नहीं किया। उनके इंतकाल को 125 साल गुजर चुके हैं, हमने बाईसेंटेनरी मना ली, यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात हो गई। तो इस सिलसिले को फिर हमने शुरू किया। शुरू काम को अकेले किया, लेकिन जैसा कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इसी सिलसिले में जो पहला अहम काम हुआ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, अल्लाह ने शायद मुझसे कुछ काम करा लिया
और एक अब टीम बन गई है। तो उसमें 2 साल पहले सर सैयद के लेक्चर्स जमा नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले 2 मिनट जो मैं आपसे बात सामने रख रहा हूँ, ये सारे अहले अलीगढ़ को ये बात मालूम होना चाहिए कि सर सैयद पे सारा बुनियादी काम पाकिस्तान में हुआ था। उनके 98 लेक्चर्स जमा हुए थे, इस्माइल पानीपती साहब ने जमा किए। उसके बाद इस पे तकरीबन 2 साल मेहनत करी गई और 98 से वो लेक्चर्स जो थे वो 202 पे पहुंच गए। 202 में 3 वॉल्यूम में इसका कुल्लियात है खुतबात सर सैयद। ये 2 साल पहले अल्लाह के शुक्र से शाया हुआ। इस साल आरिफ अंसारी साहब हैं, अमेरिका में बेस्ड हैं, उन्होंने इसका बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन किया है, कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ सर सैयद। जैसे मैंने शुरू में एक बात की, तो वो लेक्चर्स से हमें एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद अब जो दूसरा अहम पिलर था वो सर सैयद के लेटर्स थे। आपको फिर सुन के हैरत होगी कि ये काम भी पाकिस्तान में हुआ, इस्माइल पानीपती साहब ने, मैं एग्जैक्ट नंबर्स बता रहा हूँ, 649 लेटर्स जमा किए थे। अब इस पे आपको सुन के हैरत होगी, जब काम किया गया बाकायदा तो 649 से हम 1774 पे पहुँच गए और ये 6 वॉल्यूम में है, जिसमें 4 वॉल्यूम उर्दू में है और 2 अंग्रेज़ी में। ये अभी इसी साल सर सैयद डे पे अल्लाह के शुक्र से रिलीज़ हुआ। इसके बाद जो तीसरा अहम काम है, ये इस काम को सपोर्ट में एक मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में डॉक्टर अता खुर्शीद साहब हैं, उनके साथ मिल के काम हुआ, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि हमें लाइब्रेरी का इसमें इस्तेमाल करना था। तीसरा जो अहम काम है वो सर सैयद के आर्टिकल्स हैं। अक्सर हम चीज़ें सुनते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि बहुत सारी जिसको कहना चाहिए कि गलत फहमी और तमाम चीज़ें हैं जो सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक को लेके मशहूर हैं। तो इन आर्टिकल्स के कंपाइलेशन का काम चल रहा है और इंशाल्लाह अगले साल ये कुल्लियात रिलीज़ होगा। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप सबको सुन के हैरत होगी कि सर सैयद के आर्टिकल्स का कुल्लियात मतलब कंप्लीट कलेक्शन जो है वो टोटल 20 वॉल्यूम्स में है, 20 वॉल्यूम्स। और वो इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो वो 20 वॉल्यूम्स एक साथ रिलीज़ होंगे, जिसमें सर सैयद के सारे आर्टिकल्स वो आज तक जहाँ जहाँ उन्होंने लिखे वो जमा किए जाएंगे। और उसके बाद फिर उनकी किताबों का सिलसिला है। तो जस्ट एक जो ये मिशन बनाए, ये मिशन ये बनाए कि हम सर सैयद को 100% डॉक्यूमेंट करें, 100% जो चीज़ें अब तक नहीं हो पाई हैं उसको काम किया जाए। तो बहरहाल जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि सर सैयद ने ऐसा क्या ख़ास काम किया, क्या खाली वो कॉलेज था, MAO कॉलेज नहीं, बिल्कुल अहम कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी बनी और बहुत मुखालिफत भी हुई। ये भी बहुत अहम पॉइंट है जो मैं यहाँ सामने रखना चाहूँगा। अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं, एक बातचीत होती है, सिलसिला होता है, तो बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात भी आते हैं सर सैयद के ऊपर जो लोग कहते हैं कि उन्होंने कॉलेज तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन कुछ इफ़ एंड बट्स आते हैं। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितने इल्ज़ामात आज तक आपने सुने, जितने भी सुने, सब बेबुनियाद हैं और सब बकवास हैं। किसी भी इल्ज़ाम में कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब हर चीज़ की बहुत डिटेल है, मैं चाहता तो यहाँ पे आपको एक आध एग्जांपल्स दे सकता था, लेकिन वक्त इतना नहीं है। अभी बस आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। तालीम निस्वा की हम लोग बात करते हैं, अक्सर ये भी कहा जाता है कि सर सैयद जो थे वो तालीम निस्वा को फेवर नहीं करते थे। ये आमतौर पे आप लोगों ने बात ये सुनी होगी कि ठीक है उन्होंने कॉलेज बनाया और उस वक्त जब शुरू में उनके वक्त में वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं थी। तो देखिए किसी की भी जब पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और सर सैयद की पर्सनैलिटी भी इसी तरह से इवॉल्व हुई, धीरे 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 चीज़ें आई हैं। शुरुआत में उनकी एक आध जगह पे मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बेहतर होगा कि लड़कियां जो हैं वो घर पे पढ़ें, लेकिन जैसे जब वक्त आगे बढ़ता चला गया तो ख़ुद उन्होंने ही मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये रेजोल्यूशन पास किया है। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सर सैयद ने अपने वक्त में ख़ुद ये रेजोल्यूशन पास किया है कि लड़कियों के लिए अब स्कूल खोलने का वक्त आ गया है और ये स्कूल खुलने चाहिए। और ये काम शेख अब्दुल्ला के आने से बहुत पहले हुआ है, आपको ये भी बता दें। और उनके ही वक्त में शेख अब्दुल्ला जो थे, ज़ाहिर है उम्र में बहुत कम थे, वो आ गए थे और उसके बाद में उन्होंने उनको जिसको कहते हैं कि अपनी कोर टीम में रखा और ज़ाहिर है उनके इंतकाल के बाद ये सिलसिला जो है आगे बढ़ा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हमको दिखती है। मैं कितना जिक्र करूं क्योंकि पता नहीं ज़िया भाई शायद घड़ी देख रहे होंगे, वक्त का क्या सिलसिला है, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। तो लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि देखिए जो सर सैयद के अहम काम हैं उसमें एक जो सबसे बड़ा काम है, जब मैं गांधी जी को मैंने देखा तो गांधी जी ने सर सैयद को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा। अब ये मेरे लिए सवाल बड़ा अजीब था कि अगर किसी शख्स ने एक कॉलेज बनाया है तो एक कॉलेज के लिए महात्मा गांधी उनको प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन क्यों कह रहे हैं। ये एक सवाल है, किसी के भी जहन में आ सकता है।
लेकिन जब मैं इसकी तह में गया तो मुझे पता चला जो अलीगढ़ कॉलेज है, जब हम अलीगढ़ तहरीक की बात करते हैं, ये पहला कॉलेज है। लेकिन जो सर सैयद ने ख़ुद 8 जनवरी 1877 की अपने स्पीच में कहा था कि मैं आज जो पेड़ लगा रहा हूँ ये आने वाले वक्त में तनावर दरख्त बनेगा और इसकी शाखें पूरी दुनिया में फैलेंगी और तमाम, तो असल में यही हुआ। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने 1886 में बनाई और उसके बाद जो अलीगढ़ तहरीक से जो इदारे निकले हैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के तमाम जितने शहर आप उस वक्त से ले लीजिए और आज तक ये सिलसिला जो है जारी है, जिसमें 2-4 अहम नाम जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ये अलीगढ़ वालों ने बनाई, अलीगढ़ में बनी, तो ये भी अलीगढ़ तहरीक का हिस्सा है। तमाम ऐसे कॉलेज अगर आप नॉर्थ इंडिया जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, लखनऊ में एक अहम कॉलेज है करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज, मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, ये अलीगढ़ तहरीक का एक आप कह सकते हैं कि एक बच्चा है। और इस तरह से तमाम इदारे हैं। तो हम जब इसको मुश्तरका तौर पे देखते हैं तो ये अलीगढ़ तहरीक है और ये सर सैयद का कंट्रीब्यूशन है। आप इसके लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। अच्छा, अब एक अहम बात कह के मैं अपनी बात फाइनल उस पर लाता हूँ। हम सब देखिए इस्लाम की बात कर रहे हो, मेरा ये मानना है कि सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो भी काम किया वो इस्लाम के लिए किया, इस्लाम को बचाया। उस वक़्त 19वीं सदी में जो हालात थे आप सबके सामने हैं, और एक उनका बहुत अहम काम है क्योंकि उनकी बहुत सारी किताबें हैं और उन्होंने एक किताब लिखी थी खुतबात अहमदिया। वो किताब जो थी उस वक्त एक अंग्रेज़ से सर विलियम म्योर, उनकी किताब थी, बेतुकी किताब थी, रसूलुल्लाह के शान के ख़िलाफ़ थी। सर सैयद जो लंदन गए थे, असल में जो बुनियादी मकसद था उनका लंदन जाना, वो उस किताब के जवाब को फ़ाइनल कंप्लीट करने लंदन गए थे और उनके बेटे का वहाँ एडमिशन भी था। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को भी देखा, लेकिन वो किताब आप सोच के देखिए कि उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट, लंदन उस वक्त के कैपिटल, और उस वक्त में एक शख्स जो सरकारी मुलाजिम है जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने घर को गिरवी रख के जा रहा है, वहाँ पे लंदन में वो किताब का जवाब लिख रहे हैं, लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब लिख रहे हैं, खुतबात अहमदिया। ये सर सैयद की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू हैं जो शायद हम जिसकी बात नहीं करते हैं। और इसी बात को करने के लिए अब देखिए लेटर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक लेटर का आपको मफहूम बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि सर सैयद को खाली अगर हम बार बार फाउंडर ऑफ एएमयू कहते हैं तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। वो लंदन में उनके जो दोस्त थे मोहसिनुल मुल्क, उनको एक ख़त लिखते हैं और उस ख़त में कहते हैं, उसका मफहूम है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, कि सर विलियम म्योर ने जो किताब लिखी है इसको पढ़ के मेरा दिल जल के कबाब हो गया है और आप मेरी जहनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते हो मैं जिस दौर से गुज़र रहा हूँ। लेकिन मैंने जो अपना मन बनाया है, मैं इस किताब का जवाब लिखूँगा और लिख के सर विलियम म्योर को ख़ुद दूँगा। तुम अभी इसका ज़िक्र किसी से ना करना। अब आगे सुनिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं फ़कीर हो जाऊँ बला से, लेकिन फिर भी ये काम करूँगा क्योंकि शायद आखिरत में जब लोगों को उठाया जाएगा तो मुझे ये कह के उठाया जाएगा कि उस अहमद को बुलाओ जिसने अपने दादा मोहम्मद की पैरवी में ये किताब लिखी है। ये हैं सर सैयद अहमद ख़ान। बहरहाल खैर ये कहानी बहुत लंबी है। और इसी में जब हम बात करते हैं मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने बताया 1886 में बनती है और उसके हर साल सालाना जलसे होते थे और पहला जलसा उसका अलीगढ़ में हुआ है 1887 में, दूसरा लखनऊ में हुआ है, तीसरा लाहौर में हुआ है। तो सर सैयद जब लाहौर जाते हैं तो वो बहुत अच्छे ओरेटर भी थे, लोगों को जब वो मुखातिब होते थे, उनके खुतबे थे और उनकी पर्सनैलिटी भी 6 फुट से ज़्यादा उनका लंबा ख़त था। तो वहाँ पे एक बच्चा था, जैसे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे इधर हैं, और वो बच्चा इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ सर सैयद से कि उसने मन बनाया लाहौर से कि वो आके MAO कॉलेज अलीगढ़ में पढ़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है कि वो बच्चा जो था उसका नाम था उस वक़्त ठाकुर दास। वो गैर मुस्लिम था। खैर वो अलीगढ़ आया, उसने यहाँ पे एडमिशन लिया, पढ़ाई की और सर सैयद की आप एक तरह से कह सकते हैं कि कोर टीम में आ गए। धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर करते करते उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जो मैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ उसमें वो एक्टिव हो गए। फ़ीमेल एजुकेशन की जब बात आई उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और आगे जाके ये जो बच्चा है जो इसका नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अब जो सर सैयद की जब हम रुफ़क़ा की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें ये नाम जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि उस वक़्त आज से 100 साल पहले
औरतों की तालीम को आप सोच नहीं सकते थे। आज तो हमारे हर शहर, स्कूल, कॉलेज, सब जगह औरतों की तालीम है, चाहे हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान से बाहर है। लेकिन आप ये सोच के देखिए, ये बात हो रही है 19वीं सदी के आखिर में, जब औरतों की तालीम बिल्कुल, जब लड़कों की तालीम थी तब इतने ज़्यादा फतवे आ गए, तो औरतों की तालीम तो आप सोच नहीं सकते हैं। तो बहरहाल खैर, वो एक बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि शायद वक्त की कमी है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और करते करते फिर फाइनली 19वीं सदी पार होती है, 20वीं सदी आती है। शेख अब्दुल्ला एक मैगज़ीन शुरू करते हैं 1904 में, ख़ातून मैगज़ीन। ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए होती है। फाइनली 1906 में अलीगढ़ में एक स्कूल बनता है, और करते करते बाद में वो स्कूल बढ़ते बढ़ते, आप सबको पता है, जो अब्दुल्ला कॉलेज है वो क़याम में आता है। अब यहाँ पे एक जो सबसे अहम चीज़ है, मैं आज ये शेयर करना चाहूँगा कि एक बड़ी अहम डेट थी, क्योंकि मैंने 99 में MBA किया था। मेरे 2 क्लास फ़ेलो भी यहाँ मौजूद है, और इस साल हमारा सिल्वर जुबली है। लेकिन अपने कुछ शौक़ में और अलीगढ़ तहरीक की रिसर्च में मैं PhD भी कर रहा हूँ मुस्लिम एजुकेशन और फ़ीमेल एजुकेशन पे। तो मैंने जब डेट्स देखी तो मुझे एक बहुत अहम डेट दिखी, और उस डेट की ख़ासियत ये थी कि किसी एक इम्पॉर्टेंट आदमी का इस साल 1874, 21 जून 1874 की पैदाइश है, तो उसके हिसाब से 2024 में उनके 150 साल होते हैं। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा हमारी अलीग बिरादरी, सब इस डेट को भूल चुके थे। अब वो शख्स कौन है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये जो साल है 2024, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 150th बर्थ सेलिब्रेशंस का साल है। अब यहाँ पे मैं अपनी बात बस ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ पे पूरी टीम जो अमूबा जद्दा की मौजूद है। जब एक ये सिलसिला हुआ आने का, तो मैंने ऐसे ज़िक्र किया कि मैं तालीम निस्वा पे मेरी PhD भी चल रही है, और उस पर एक काम भी चल रहा है, और बेहतर होगा कि वो चीज़ जो है, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था इसको सर सैयद डे अलीगढ़ में रिलीज़ किया जाए, लेकिन मैं आपको फिर यकीनी तौर पे बता रहा हूँ, मुझे बहुत हैरत हुई, शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, कि इतना इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी शेख अब्दुल्ला के 150 साल हैं, लेकिन किसी को खबर ही नहीं है। पूरी अलीगढ़ कम्युनिटी, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा दौर निकल गया। अगर किसी आदमी ने इस बात को सुना हो तो हाथ उठा सकता है। क्या किसी को पता है कि ये साल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 150 साल हैं? मेरे ख्याल से नहीं पता है। बहरहाल खैर, अल्लाह ने एक काम उस पर करा दिया, और जब यहाँ पे टीम से, मुझे पता है क्योंकि आतिफ भाई ने बताया था। तो बहरहाल खैर, जब यहाँ पे बात हुई तो मैंने कहा भाई इस पर एक अलग से कुछ काम करने की कोशिश हो रही है, और उसको बेहतर होगा कि यहाँ पे जो है वो रिलीज़ किया जाए। तो फाइनली उन चीज़ों को, शेख अब्दुल्ला की जो पर्सनैलिटी है और वो अलीगढ़ तहरीक में किस तरह से जुड़े और सबको जोड़ते हुए उनको फिर ऊपर एक किताबी शक्ल दे दी गई। तो ये मौका है कि आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सर सैयद डे हो रहा है, जिसमें अलीगढ़ भी शामिल है, हिंदुस्तान का हर शहर शामिल है, मिडल ईस्ट, यूरोप, एशिया, आप किसी भी मुल्क को ले लीजिए, किसी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है याद नहीं किया। और इस किताब में आने में अमूबा जद्दा का बहुत बड़ा ताउन है, और फाइनली ये किताब आज यहाँ पे आ चुकी है। मैं आया था, जितनी कॉपीज़ में ला पाया था वो ले आया, और यहाँ पे हमने इसका जो है वो रस्म इजरा जो है वो भी करना है। तो मैं ज़िया भाई से दरख्वास्त करूँगा, यहाँ पे कुछ कॉपीज़ हैं। अभी हम लोग उसका प्रोसेस में आएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, उसको शायद थोड़ी सी बाद में कर लेंगे। तो बहरहाल ये बात यहीं पे मैं वो करता हूँ, अपनी रोकता हूँ, क्योंकि शायद वक्त की भी तंगी है और इधर से कुछ बच्चों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अलीगढ़ तहरीक को हमें थोड़ा सा पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। हम लोग अलीग हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, सर सैयद डे मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर सैयद के विज़न और मिशन को और ज़्यादा गहराई में समझने की ज़रूरत है। जितना हम समझेंगे, मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अकबर इलाहाबादी का जिक्र करता हूँ कि अकबर इलाहाबादी, आप लोगों को पता होगा कि शुरू में अलीगढ़ तहरीक की बहुत मुखालिफत करी है। किसी शायर ने अगर सबसे ज़्यादा अलीगढ़ तहरीक के अगेंस्ट में लिखा है तो वो अकबर इलाहाबादी ने लिखा है, लेकिन बाद में किसी ने सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव लिखा है तो वो भी अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। मैं उन्हीं के 2 मिसरे आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने सर सैयद के इंतकाल पे कहे थे कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, ना भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। और उन्हीं के 2 मिसरे जो मुझे बहुत पसंद है और अलीगढ़ तहरीक पे सच्चे आते हैं कि है यही बेहतर जाके अलीगढ़ सैयद से कहूँ, मुझसे चंदा लीजिए मुझको मुसलमान कीजिए। बहरहाल खैर, ये सिलसिला बहुत लंबा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जिस किताब का मैंने ज़िक्र किया वो किताब यहाँ पे
आ गई है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 150 साल पे एक ख़ास किताब है और ये इसमें अमूबा जद्दा का जो है वो ताउन भी है और जितनी कॉपीज़ यहाँ पे आ गई हैं वो है, बाद में जिसको चाहिए होगी वो इंशाल्लाह वो मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।